देखिए अब हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फर्स्ट आर्टिकल हम लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्टली बेसिक डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने इलेक्ट्रिक में डिफाइन किया था। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैथमेटिकली बी डॉट ए से लिखते हैं या बी ए कॉस थीटा से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लो ये देखिए, ये मेरा जो ब्लू मार्कर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करता है और हमारा जो मेरा जो हाथ है वो कोई बाउंडेड एरिया मान लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होता है, आप जानते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये एरिया वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा। अगर मान लो मैं अपने एरिया वेक्टर को टिल्ट कर दूं किसी एंगल से, ऐसे ना, तो देखिए प्लेन को जब एंगल से घुमाऊंगा तो एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा हो गया। इस कंडीशन के अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिखेंगे वो बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा से लिखेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी विद एसआई यूनिट जूल पर एम्पियर और वेबर, एक ही बात है। जूल पर एम्पियर, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं m1L2T-2 अपॉन एम्पियर। एम्पियर को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1L2T-2 A-1। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हम अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज को। देखिए फेराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ कंक्लूजन निकाला था, उन कंक्लूजन को उसने अपने लॉज के फॉर्म में दिया। हम यहाँ इन शॉर्ट बात कर रहे हैं, वो क्या, फेराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला कि देखिए किसी भी लूप से, कोई भी अगर लूप है उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ बदलता है, तो उस लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ अगर है और लूप कंप्लीट है तो डेफिनेटली उसके अंदर इंड्यूस करंट भी होगी। तो इसने पहला जो कंक्लूजन निकाला वो ये कि किसी भी बाउंडेड एरिया से, यानी किसी भी एरिया से अगर मान लो फ्लक्स जो जा रहा है वो फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो फर्स्ट लॉ इज व्हाट, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप चेंजेस with time and EMF is induced in the loop that will last up to which magnetic flux changes। यानी इंड्यूस ईएमएफ तब तक ही होगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर मान लो समझे आप, ये बार मैग्नेट है, हम जानते हैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस पोल्स के जो नजदीक होती है वहां क्राउडेड होती है, वैसे तो ना अपन जैसे ये बार मैग्नेट है, इसकी फील्ड लाइन ऐसे होती है, यहाँ मैंने बना रही कि ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइन है, ठीक है। तो जब मैं ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को किसी बाउंडेड लूप के पास लेके आऊंगा या दूर लेके जाऊंगा, तो इससे एंटर करने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या कम होंगी, या ये डिपेंड करता है कि हम उसको पास लेके आ रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं। तो जब तक मैं इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास या दूर लेके जा रहा हूँ, जैसे मूव करवा रहा हूँ, तब तक फ्लक्स बदल रहा है, तब तक इंड्यूस ईएमएफ होगा। अगर मैं लूप के पास बार मैग्नेट लगा के रख दूं, यानी इसको मूव नहीं करवाता हूँ, अब इससे पास होने वाली फील्ड लाइन का जो भी नंबर है वो कांस्टेंट, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है, अब इसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो उसने कहा इंड्यूस ईएमएफ तब तक ही होगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। दूसरा लॉ जिसने दिया वो क्या था कि साहब ये जो इंड्यूस ईएमएफ इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, इसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी हम कितना जल्दी चेंज कर रहे हैं या कितना स्लो चेंज कर रहे हैं। अगर हम बहुत तेजी से चेंज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, स्लो चेंज करेंगे इंड्यूस ईएमएफ कम होगा। यानी इसमें डायरेक्टली बात की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस, दैट मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। E इंड्यूस इक्वल्स टू d∅dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। इसके बाद लेंज आया बच्चों, लेंज ने एक लॉ दिया जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। याद रही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेंज लॉ बेस्ड ऑन, आंसर इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। लेंज ने क्या बोला कि जब भी किसी लूप से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो फेराडे के अकॉर्डिंग उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है। अब अगर लूप कंप्लीट है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हमें पता है किसी भी लूप के अंदर ईएमएफ अगर है और लूप कंप्लीट है तो उससे करंट भी फ्लो होती है। इसमें जो करंट फ्लो होती है किसी भी सर्कुलेटिंग किसी भी लूप के अंदर जो करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, उस करंट का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा कि वो उस कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगी। राइट, अभी हम और समझेंगे इसको, पहले समझे। लेंज लॉ इज व्हाट, व्हेनेवर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज such that it will always opposes the cause that has produced it. The direction of induced EMF or induced current is always such that it always opposes the cause that has produced it. जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस इसका अपोज करती है, इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके कि साहब इंड्यूस ईएमएफ में यहाँ भी नेगेटिव साइन आता है। बेसिकली नेगेटिव साइन फेराडे ने नहीं दिया था। नेगेटिव साइन इस चीज को डिनोट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा उस कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। तो नेगेटिव साइन लेंज ने लगाया। अब यहाँ समझे, हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए आप पहले क्लोज लूप में यहाँ रखा हुआ है, जैसे क्लोज लूप यहाँ रखा हुआ है और ये बार मैग्नेट है। मान लो ये वाला इन नॉर्थ पोल है, तो जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आऊंगा,
नॉर्थ पोल को मैं पास लेके आ रहा हूँ, क्लोज लूप फिक्स है, ये फिक्स क्लोज लूप है, ये बार मैग्नेट है, और हम जिधर हमने आई साइड बना रखी है उस तरफ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जब हम लूप को देखेंगे तो लूप के अंदर ये मेंशन करना जरूरी है कि आप डायरेक्शन ऑफ करंट को किस तरफ से देख रहे हो। जिस तरफ से आप देख रहे हो उधर से डायरेक्शन बतानी होती है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लूप के अंदर एक साइड से अगर करंट क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली उस साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हम इस साइड यानी जिधर हमारी बार मैग्नेट है उधर से फेस कर रहे हैं, उधर से हम इस लूप को देख रहे हैं। तो जब हम इस नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं बच्चों, तो नॉर्थ पोल को पास आने के बाद क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखो अभी मैंने जो डायग्राम में बना रखा है 3 फील्ड लाइंस पास होगी। अगर मैं इसको और पास निकालूंगा तो ये वाली और ये वाली फील्ड लाइन पास होना शुरू हो जाएगी, तो नंबर ऑफ फ्लक्स फील्ड लाइन बढ़ेंगे यानी फ्लक्स बढ़ेगा। यानी ये हुआ कि साहब ये है, अब मैं इससे लूप को बार मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूँ, किससे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट होगी। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि फोर्स का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो डेफिनेटली हम इधर से क्या देख रहे हैं कि इधर से जब मैं बार मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूँ, इससे एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी एंटर करने वाली फील्ड लाइन बढ़ रही है। तो जो इंड्यूस करंट होगी इस तरह से होगी कि जो इसका इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर निकलेगा उल्टा, यानी ये फील्ड लाइन बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट का जो फील्ड लाइन है वो अपोजिट आएंगी। और वो तभी पॉसिबल है जब मैग्नेट को फेस करने वाला फेस, ये मैग्नेट है, इसको फेस करने वाला फेस ये वाला होगा, इस फेस का बिहेवियर नॉर्थ पोल की होता है। हमें पता है ये नॉर्थ पोल बनेगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने पे नॉर्थ पोल बनेगा। यानी आप ऐसे देखेंगे कि जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके आऊंगा तो मैग्नेट का वो फेस जो मैग्नेट को फेस कर रहा है वो भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये होगा कि अगर ये फिक्स है और इसको मैं पास लेके आऊं तो कहीं ना कहीं मैग्नेट इस लूप से रिपेल होने की टेंडेंसी रख रही होगी, राइट। तो आप क्या देखेंगे कि जब मैं इसको पास लेके आता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फेस होगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल की तरह बिहेवियर होगा। अब अगर आप इसी नॉर्थ पोल को दूर ले जाना शुरू करें तो अब आप इससे पास होने वाले फ्लक्स को डिक्रीज करने, यानी फ्लक्स डिक्रीज करने, तो फिर ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस करेगा, वो फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, मतलब वो फ्लक्स एंटर करवाएगा, और फ्लक्स एंटर करवाएगा तो यही वाला एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहा हूँ ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। एग्जैक्ट यहाँ पे देखें आप, साउथ पोल को पास लेके आ रहा हूँ तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस तरह से होगी कि जो फील्ड लाइन से है इसमें से अगर हम पास लेकर फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो फिर वो फ्लक्स को कम करेगा, फ्लक्स को कम करेगा, तो इसका जो फ्लक्स आना चाहिए वो बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं साउथ पोल को लेके आ रहा हूँ तो साउथ पोल को जब मैं पास लेके आ रहा हूँ आप देखिए यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ये साउथ पोल है और ये जो इस तरफ यानी मैं जिधर मैग्नेट है उस तरफ इसको फेस कर रहा हूँ, तो जिधर से मैं देख रहा हूँ उधर से मुझे ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी। और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। सबसे आसान तरीका जो समझने का वो ये है कि अगर ये लूप है, मैं नॉर्थ पोल पास लेके आऊंगा तो इसको फेस करने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप जानते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बात कर चुके हैं। और जब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो दूर जाने का अपोज करेगा भी साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल को पास लेके आऊंगा साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल को दूर लेके जाऊंगा नॉर्थ पोल बनेगा, राइट। तो इस तरह से डायरेक्शन, अगर मुझे पोल समझ में आता है तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता सकता हूँ। जब किसी भी सर्कुलेटिंग लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो उसकी पोलरिटी नॉर्थ होती है, क्लॉकवाइज फ्लो होती है उसकी पोलरिटी साउथ होती है। अब यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। पहला केस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप रखा हुआ है। हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इससे बदलने वाला जो फ्लक्स है, ना एरिया बदल रहा है ना फील्ड बदल रहा है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी तो इंड्यूस करंट भी नहीं होगी। बी केस के अंदर आप बात करें, जो बी है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है बच्चों, तो क्या है तो देखिए मैंने इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बी दिखा रखा, यानी अंदर जाने वाला फील्ड टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ अगर फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस करंट आएगी। अब इंड्यूस करंट डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो उस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड से फ्लक्स अंदर बढ़ा रहे हैं, तो इंड्यूस करंट का फ्लक्स इस तरह से आएगा कि वो बाहर निकलेगा, और बाहर तभी निकलेगा जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए अब हम यहाँ बी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहे हैं, यानी एंटर करने वाला फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स टाइम के साथ साथ कम होगा, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो एंटर करने वाले फ्लक्स को बढ़ाएगा, मतलब इसकी जो पोलरिटी होगी वो साउथ हो जाएगी, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी, तभी फील्ड बढ़ेगा। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है लूप, और फील्ड इधर है। हमें पता है फील्ड इधर अगर फील्ड हो उसको बढ़ाऊं या कम करूं, इससे फ्लक्स पास होगा ही नहीं, हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसलिए बी को मैं बढ़ाऊं या कम करूं या कांस्टेंट रखूं, इंड्यूस करंट की वैल्यू जीरो होगी। अब एक न्यूमेरिकल देखिए,
हमारे पास एक सर्कुलेटिंग लूप है जिसके अंदर ऑलरेडी एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की। ये जो बैटरी कनेक्टेड है ये डेफिनेटली इसके अंदर जो करंट फ्लो करवाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज करवाएगी। देखिए पॉजिटिव एंड है, ये ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं इफ बी इज इंक्रीजिंग विद rate 10 Tesla per second. 10 Tesla per second is the rate of change of magnetic field, dB by dt. If resistance of the coil is 5 ohm and its area of cross section is 2 ampere, then find out the current into the loop. चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स 20 वोल्ट का हमने जोड़ दिया है। ये 20 वोल्ट का जो सोर्स है वो जो करंट फ्लो करवाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब मैं जो मुझे पता है कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में लगा रहा हूँ वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ साथ जब फील्ड बढ़े, अंदर एंटर करने वाला फील्ड बढ़े, तो जो इंड्यूस करंट होगी उसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। देखिए यह टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ागा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। मतलब ये हुआ कि अब जो इंड्यूस ईएमएफ है, सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कैसे। इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई डी होता है, एरिया कांस्टेंट था, एरिया को तो फाई बी होता है, आप जानते हो फाई की वैल्यू बी इंटू ए होगी। तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो फाई है उस फाई की वैल्यू बी ए है, तो डी फाई बाई डी को मैंने लिखा, ए कांस्टेंट था, ए हमने बाहर ले लिया, डीबी बाई डी हो गया। डीबी बाई डी की वैल्यू आपको गिवन थी 10 टेस्ला पर सेकंड, एरिया की वैल्यू गिवन थी 2 मीटर स्क्वायर, तो ये 2 है ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 20 मिलेगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो भी 20 आएगी। एक्सटर्नल सोर्स जोड़ा था उसका ईएमएफ भी 20 था, इंड्यूस ईएमएफ भी 20 है, दोनों एक ही तरफ करंट फ्लो करवाएंगे। तो आप क्या देखेंगे कि मान लो ये तो हमारा एक्सटर्नल सोर्स का था, ये इंड्यूस ईएमएफ था, इंड्यूस ईएमएफ भी करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करवाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करवाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा सर्किट जिसकी पोलरिटी सेम है, दो एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाएंगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 20 प्लस 20 40 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड मान लूंगा मैं, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो ई नेट अपॉन आर होगी, यानी 40/5 दैट इज गिव्स व्हाट 8 एम्पियर, यानी इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी उसकी वैल्यू 8 एम्पियर होगी। अब हम कुछ और बात करते हैं बेस्ड ऑन लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड है ईएमआई के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। देखिए पहले केस के अंदर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिससे फ्लो होने वाली करंट आई कांस्टेंट है। हमें पता है किसी भी वायर से अगर फ्लो होने वाली करंट कांस्टेंट है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 डी होती है। डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, देखो वेरी इंटरेस्टिंग ना कि यहाँ इस तरह हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। पहले केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे ये जो दो लूप्स हैं इन दोनों लूप से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो एंटर करेगा या बाहर निकलेगा। डेफिनेटली आप क्या देख पा रहे हैं कि जो वायर है हमारे पास, अगर हम राइट एंड थंब रूल यूज करते हैं तो राइट एंड थंब रूल से ये वायर था, ये करंट इधर जा रही है, तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो इन दोनों ही लूप से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर कर रहा होगा, यानी फ्लक्स एंटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक चीज देखता हूं कि पहले केस में वायर के पैरेलल जो लूप है, लूप को हम वायर के पैरेलल मूव करवा रहे हैं, और जब किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप वायर के पैरेलल चलोगे तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, लेकिन यहां से यहां तक जो टोटल फ्लक्स इससे एंटर कर रहा होगा उस फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा जब हम इस वायर के पैरेलल चलेंगे। मतलब पहले केस के अंदर फ्लक्स में चेंज नहीं आने की वजह से इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि जो आई इंड्यूस्ड होगा, आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, तो आई इंड्यूस्ड की वैल्यू मिलेगी हमें 0। बट व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम लूप को अवे फ्रॉम द वायर मूव करवा रहे हैं। अगर अवे फ्रॉम द वायर मूव करवा रहा हूं तो जो एंटर करने वाला फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, एंड डेफिनेटली एंटर करने वाला फ्लक्स भी कम होगा। अगर एंटर करने वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो एंटर करने वाला फ्लक्स ही बढ़ाएगा, यानी एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स तब बढ़ेगा जब इसमें फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। हमें पता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी तो अंदर की तरफ फील्ड आएगा इंड्यूस करंट का, और अंदर की तरफ ही हमें चाहिए था, क्योंकि जब आप लूप को दूर लेके जा रहे हो तो इस वायर की वजह से एंटर करने वाला फ्लक्स कम हो रहा था, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ाएगा, यानी एंटर करने वाला जो इंड्यूस करंट उसकी वजह से फील्ड आए वो अंदर की तरफ आए। यहाँ सेकंड केस में आप देखिए हमारे पास एक सोलेनोइड टाइप स्ट्रक्चर है, एक कोर था, उस कोर के ऊपर हमने ऐसे एक वायर रैप किया हुआ, सोलेनोइड बनाया हुआ है बेसिकली, और पूरे के पूरे फ्री एंड जो है उसको हमने किसी गैल्वेनोमेटर से कनेक्ट किया हुआ। फिर हम क्या करते हैं, उस सोलेनोइड के ऊपर एक बार मैग्नेट से रिलीज करते हैं बच्चों। जब हमने बार मैग्नेट को रिलीज किया है तो नॉर्थ पोल नीचे है और ईस्ट पोल ऊपर है, यानी जब मैग्नेट ऐसे गिरेगी उसका जो नॉर्थ पोल है वो इसके जो हमारा सोलेनोइड है
उसके ऊपर उसके पास आएगा, सोलेनोइड के पास आएगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल जब इसमें एंटर करेगा या नॉर्थ पोल से क्लोज आएगा तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल की वजह से एंटर करने वाला फील्ड या फ्लक्स बढ़ेगा, और एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो फील्ड को बाहर निकालेगा। इसका मतलब ऊपर से देखने को वो एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस लूप के अंदर इसके नीचे गिरने की वजह से, यानी इस नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड लाइंस में एंटर करेंगी, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट होगी, वो इधर से अगर देखूंगा ऊपर से तो वो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आप सिंपल सी बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, सबसे आसान तरीका बाहर मैग्नेट में ये होता है कि अगर आप नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हो तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल पास लेके आओगे साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल को दूर लेके जाओगे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब नॉर्थ से नॉर्थ के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो हमारी जो बाहर मैग्नेट थी, अगर ये सोलेनोइड नहीं होता तो वो जी से गिरता, लेकिन अब क्योंकि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा ये, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी होगा। फिर मैं कह रहा हूँ जब ये हमारी जो बार मैग्नेट इसके अंदर कंप्लीटली एंटर कर जाएगी, कंप्लीटली, अगर मान लो बहुत लॉन्ग सोलेनोइड होता तो जब कंप्लीटली एंटर कर जाएगी तो कंप्लीटली एंटर करने के बाद सोलेनोइड से पास होने वाले फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस करंट नहीं होगी, तो हमारी जो बार मैग्नेट थी वो इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड जी से गिरेगी और जी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जब वो बाहर निकलेगी तो क्या होगा, ये नॉर्थ की तरफ से एंटर किया था, अब जब बाहर निकलेगी तो साउथ पोल दूर जाएगा, और जब साउथ पोल दूर जाएगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि साउथ पोल जब दूर जाए तो ये वाला इन नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा ताकि उसको दूर जाने का अपोज कर सके। तो ये अगर नॉर्थ बन गया तो बच्चों ये साउथ बन गया, नहीं समझ में आई बात? अगर ये नॉर्थ बन गया तो ये साउथ बन गया, और अगर ये नॉर्थ है ऊपर से साउथ है तो ऊपर से साउथ होने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इस तरह से होगी। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी और लाइक दिस। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब ये, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, अब ये नॉर्थ की तरह अगर बिहेव करेगा तो डेफिनेटली वापस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब हमारी बार मैग्नेट गिर रही थी तो जो टॉप एंड है उसमें इंड्यूस करंट, उससे फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस करंट आई तो डेफिनेटली गैलेनोमीटर को ना कोई डिफ्लेक्शन देगा, और जब ये बाहर निकलेगी तो इसका डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो चुकी है। अब यहाँ देखिए, एक इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप है, लूप को हम बाहर निकाल रहे हैं, लूप को फील्ड से बाहर खींच रहे हैं। तो अगर वी वेलोसिटी आप बाहर खींच रहे हो तो बेसिकली क्या होगा, अभी जो अगर देख पा रहे हैं आप, देखिए कि ये इतना यहाँ तक देखेंगे, इतना वाला जो रीजन है, इतना वाला एरिया फील्ड के अंदर है, फ्लक्स कुछ ना कुछ के अंदर एंटर कर रहा होगा, और डेफिनेटली फ्लक्स तो एंटर ही कर रहा है क्योंकि फील्ड अंदर जा रहा है। जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो इसका ज्यादातर एरिया फील्ड के बाहर आ जाएगा, यानी फील्ड के अंदर वाला एरिया कम होना स्टार्ट होगा। अब फील्ड के अंदर वाला एरिया कम होना स्टार्ट होगा, जिससे एंटर करने वाला फ्लक्स कम होगा, एंटर करने वाला फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगी, तो इंड्यूस करंट होगी। अब एंटर करने वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन इस तरह से होगा, वो एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ाएगा, मतलब इंड्यूस करंट डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर इसको उल्टा एंटर करवा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, इसका ध्यान रखिए। फिर यहाँ देखिए, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और पास में एक लूप रखा हुआ है। अगर मैं वायर से फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू बढ़ाता हूं तो आपको पता है कि इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, न्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, तो इस लूप से एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। हमें पता है इस रीजन के अंदर इसका फील्ड अंदर होगा, इस रीजन के अंदर बाहर होगा, ऐसे ना, ऐसे। ये फील्ड देखिए, ये करंट थी ऐसे, यहाँ अंदर है और यहाँ बाहर होगा, तो अंदर एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, वो एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा था तो वो एंटर करने वाले फ्लक्स को कम करेगी, यानी फ्लक्स को बाहर निकालेगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने पर ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। हमारे पास एक कॉइल है, ये सोर्स कॉइल है, जिससे इस तरफ हम देख रहे हैं, इधर आई बना के उधर देख रहे हैं, तो हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाई आई, पर वो वेरिएबल करंट है। मतलब ये हुआ कि इससे फ्लो होने वाली करंट आई वेरी करती है, तो इसके एक्सिस से पास होने वाला फील्ड वेरी करेगा। अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी फील्ड भी बढ़ेगा। अब इसके देखिए, इसके सराउंडिंग में आप ऐसे समझे, ये कॉइल थी और ये दूसरी कॉइल है, मुझे इसके अंदर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है। ये कॉइल था, हम इधर से देख रहे हैं, जब हम इधर से देखेंगे तो इधर से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, इधर से नॉर्थ पोल ना, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। अगर ये साउथ पोल है तो फील्ड लाइंस, जो सोर्स कॉइल उसका जो फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगे, इधर से बाहर निकलेंगे। अब इधर से एंटर कर रही है और इसके सराउंडिंग में मैंने यहाँ पे कहीं पे एक कॉइल रख दिया, इधर से फील्ड एंटर कर रहा था,
और यहाँ एक एडिशनल कॉरिडोर जिसके अंदर मुझे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेक करनी है, तो ये जो एंटर करने वाला फील्ड है वो इससे भी ऐसे एंटर करके निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये आप अगर देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ जो लाइन बना रखी है वो लाइंस कैसी है, ऐसे। मतलब अगर मैं इससे करंट बढ़ाऊंगा तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा और वही फ्लक्स इससे भी बढ़ रहा होगा इधर से देखने पर इससे इस वाले फेज से ऐसे बाहर निकल रहा होगा फ्लक्स, ऐसे बाहर निकलने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें इंड्यूस करंट डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो इसका जो फ्लक्स है बाहर निकलने वाला उसको कम करे। इसका मतलब अंदर पेश कर, अंदर की तरफ फ्लक्स को एंटर करवाए, इंड्यूस करंट का जो फ्लक्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। और अंदर की तरफ अगर वो आएगा तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। यहाँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों, हमारे पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है। इस बी, ये जो बी है ये वेरिएबल है, ये एरिया कांस्टेंट है और बी वेरिएबल है, इसका मतलब फ्लक्स वेरिएबल होगा। जो फ्लक्स जिस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 5t² - 4t + 1, ये है हमारा वेरिएबल फ्लक्स। हमसे पूछा फाइंड आउट द इंड्यूस करंट एट t = 2 सेकंड। t = 2 सेकंड पे इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम d∅dt t से, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट आप जानते हो क्या होगा, 10t, इसका होगा 4 और ये 1 का 0 हो जाएगा, तो 10t - 4 हो गया। t = 0 पुट करूंगा तो बच्चों ये 20 हो जाएगा, 20 - 4 16 मिलेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 16 वोल्ट होगी, रेजिस्टेंस गिवन था 10, तो जो करंट की वैल्यू होगी 1.6 एम्पीयर होगी। लेकिन आप देखिए एंटर करने वाला फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, एंटर करने वाला फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो टाइम के साथ साथ जब फ्लक्स बढ़ेगा तो टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट का जो फ्लक्स आएगा वो बाहर आएगा, और बाहर आएगा इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईएमआई के नेक्स्ट आर्टिकल की, अंदर इज व्हाट, मोशनल ईएमएफ। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं उसकी 1 बाय 1 बात करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन जो कि यूनिफॉर्म है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई एल लेंथ की रोड को मूव करवाता हूँ तो उसका एंड्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होता है। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब ये रोड v वेलोसिटी से चल रही है तो मान लो t1 + t टाइम पे ये रोड यहाँ थी और t2 = t + dt टाइम पर यहाँ आ गई, मतलब dt टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस कंडीशन के अंदर जब रोड बच्चों यहाँ से यहाँ तक चली, उसकी लेंथ अगर l है वो x डिस्टेंस चली, तो बताओ कितना एरिया उसने स्वेप्ट आउट किया। उसने जो एरिया स्वेप्ट आउट किया वो l × x होगा। इस कंडीशन के अंदर अगर से जो फ्लक्स में चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो मैं कंसीडर करूंगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, E इंड्यूस = d∅/dt। फाई की वैल्यू ba होती है, b यूनिफॉर्म था हमने बाहर रखा, अंदर बचा da/dt, और जो एरिया स्वेप्ट आउट किया उसकी वैल्यू l × x था, तो मैंने एक जगह l × x रख दिया। l भी कांस्टेंट है बच्चों पूरा रोड का, इसलिए l को हमने बाहर ले लिया, तो b और l अंदर बाहर आ गया और अंदर बचा dx/dt, इसकी वैल्यू v है। तो हमें जो इंड्यूस ईएमएफ मिला उसकी वैल्यू BLV मिली। तो इंड्यूस ईएमएफ तो BLV मिली है। हमें तरीके और भी होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको अलग अलग तरह से डिराइव करने के, पर हम एक तरीके की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, उससे सवाल कैसे करेंगे, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, कितने तरीकों से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो BLV इज द इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर इंड्यूस ईएमएफ BLV है तो इस रोड का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो टर्मिनल कैसे फाइंड करते हैं, आप राइट हैंड थंब से फाइंड करें। कैसे, क्योंकि रोड है, मान लो ये रोड इधर चल रही है और B अंदर था, तो मुझे L × B करना है। थंब मेरा पॉजिटिव टर्मिनल शो करेगा, जैसे रोड इधर चल रही थी, ये V था, B इधर था, तो V × B थंब ऊपर आया, यानी ऊपर वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे बात कर सकते हो। देखिए ये V है इस तरफ, B अंदर था, तो ये V × B करना है। V क्या करना है सर, V × B करना है। V × B से जो थंब आएगा, थंब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शो करेगा। तो हमें क्या करना है, V × B, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर, ये ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे की तरफ होगा नेगेटिव टर्मिनल। मुझे क्या करना है, V × B करना है। V × B से थंब का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन शो करेगा। तो ये बना BLV, और ऊपर बना पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे बना नेगेटिव टर्मिनल। अगर मान लो इस रोड का रेजिस्टेंस स्मॉल r कंसीडर कर लूं तो एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगी जिसका EMF जो है वो BLV है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, राइट। मान लो हमारी रोड जो है वो ऐसे, ये इस तरफ हमारा V है और L किसी एंगल पर जाए। अभी तो इस वाले केस के अंदर V इधर था, L इधर था, B अंदर था, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे इस केस में। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रोड है उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। अगर ऐसे कर दूं ये एंगल थीटा हो तो बच्चों ये जो L था उस L का ये कंपोनेंट L cos थीटा आएगा,
ये एल साइन थीटा आएगा। अभी इफेक्टिव लेंथ हमें मानी जाएगी एल साइन थीटा, जो V और B के परपेंडिकुलर है, राइट। तो जो एक और तरीका इसको आप समझ सकते हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, रोड ऐसे चल रही है, तो रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेगी। जब जो इफेक्टिव लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ लिखा जाता है। तो आप यहाँ बात कर सकते हैं सीधा सीधा, ये एल था, ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, इफेक्टिव लेंथ बिकम्स एल साइन थीटा, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो बीएलवी साइन थीटा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इरेगुलर शेप वायर। तो जो कोई इरेगुलर शेप है, रैंडम शेप का वायर अगर दे दे, तो उसके जो दो एंड्स हैं, थ्री एंड्स, उनको हम डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, और डायरेक्टली ज्वाइन करने पे जो डिस्टेंस यहाँ का मिलेगा उसको इफेक्टिव लेंथ लिखना है और इंड्यूस ईएमएफ लिख देंगे। जैसे मान लो ये D इंटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ये इरेगुलर वायर था, P और Q के बीच का इफेक्टिव लेंथ L है, इसको हम इधर मूव करवा रहे हैं, तो जैसे वायर की तरह बिहेव करेगा, इसकी लेंथ L मान ली जाएगी। वो लेंथ क्या, P और Q के बीच की इफेक्टिव लेंथ। V इधर था, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू BLV हो जाएगी। यहाँ देखिए, पहले केस के अंदर हमारा एक सेमी सर्कुलर वायर है जिस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो B हमारा हॉरिजॉन्टल है, लाइक दिस, यूनिफॉर्म एवरीवन, 1 2 3 4 सभी केसेस के अंदर B यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल है। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो बच्चों इफेक्टिव लेंथ जो है वो तो 2R बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2R। दो एंड्स के बीच का जो सेपरेशन वो 2R, इफेक्टिव लेंथ 2R बन गई, लेकिन 2R लेंथ है। अब B भी इधर है और V भी इधर है। इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना है जो सबसे जरूरी है, B, L और V तीन हमारे पास वेक्टर हैं। तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। तो आप मुझे देखिए, यहाँ V और B पैरेलल है, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। यहाँ देखिए, ये P से Q के बीच का इफेक्टिव लेंथ 2R हो जाएगा, पर अब LB, V और B तीनों पैरेलल है, अभी भी इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। क्लोज अगर लूप है तो उसके फ्री एंड्स के बीच का इफेक्टिव लेंथ 0 होगा, तो वैसे भी इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, चाहे वो सर्कुलर लूप हो या इरेगुलर शेप का लूप हो। हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो या किसी एरिया से, बाउंडेड एरिया से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज आए। तो इन सभी केसेस के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। मान लो मैं कोई एक नया केस आपके सामने बना दूं, वो क्या कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सेमी सर्कुलर वायर को हम इस तरफ मूव करवा रहे हैं V वेलोसिटी से। तो बच्चों इसकी इफेक्टिव लेंथ जो बनेगी वो 2R बन जाएगी। अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ 2R है तो इस बार क्या होगा, देखो B अंदर है, V इधर है और L इधर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस केस के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा E इंड्यूस्ड, उसकी वैल्यू लिखूंगा B 2R इंटू V, राइट। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग केस, इसको ध्यान से समझे। हमारे पास एक रेलिंग है, बेसिकली फ्रेम है इस तरह का, ये यू शेप फ्रेम है ऐसा, जहां भी एक मेटल वायर जुड़ा हुआ है, यू शेप फ्रेम। अब इस यू शेप फ्रेम के ऊपर हमने एक रोड रखी और उसके अंदर एक पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो उस पूरे सिस्टम के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रोड को मैं V वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इसके फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, और तरह चीजों का मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक यू शेप की रेलिंग है, इसका रेजिस्टेंस R है, ये L लेंथ है, यहाँ से यहाँ दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन L है, इफेक्टिव लेंथ L मानी जाएगी। जब मैं इसको इस तरफ मूव करवाऊंगा तो मुझे पता है कि इस रोड के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू BLV होगी। तो हमारी जो रोड है वो एक ऐसी बैटरी की तरह काम करेगी जिसका इंड्यूस ईएमएफ BLV होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पोलरिटी कैसे शो करते हैं। V इधर था, B अंदर था, तो V क्रॉस B करूंगा, थंब आएगा ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव बना देना है, तो ये बन जाएगा BLV। यानी हमारा जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है, ये पूरे लूप का कंसीडर किया है। हो सकता है किसी केस के अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस R दे दिया जाए, इसका स्मॉल R दे दिया जाए, तो नेट रेजिस्टेंस हम R से साथ लिख देंगे, वो चीज मैटर नहीं करती। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डील कर लेंगे चीजों का। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा वायर है वो एक बैटरी की तरह काम करेगा। ये रोड जो एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसका ईएमएफ BLV होगा। अगर पूरे लूप का रेजिस्टेंस R है तो जो करंट होगी वो BLV/R होगी। हाँ, डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इस वायर को इस तरफ मूव करवाऊंगा, स्लाइड करवाऊंगा, तो जब वायर स्लाइड करेगा तो ये जो बाउंडेड एरिया ये बढ़ेगा या कम होगा? ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इससे एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो एंटर करने वाला फ्लक्स कम करे, मतलब वो बाहर निकालेगा, और जब बाहर निकालेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। तो वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही मिल रही। या आप सीधी सी बात कर सकते हैं, बैटरी जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आया तो ये करंट को सप्लाई करेगा और डायरेक्शन अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज और है,
हमें पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू आई एल क्रॉस बी होती है। अब आप मुझे बताइए क्या इससे फ्लो होने वाली करंट आई ऐसे ऊपर की ओर होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी ऊपर होगी आई। तो अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और बी अंदर है, प्लेन के अंदर है, तो एल क्रॉस बी डायरेक्शन में आई एल भी लगेगा। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर पढ़ा था, इसका एल करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है, तो एल ऊपर हो गया, एल ऊपर हो गया, बी अंदर था, एल क्रॉस बी करूंगा तो थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो बच्चों इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू आई एल बी होगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, इसमें मैं आई एल बी लिख सकता हूँ। रिटार्डिंग और अपोजिंग फोर्स, अगर आपने इधर वेलोसिटी v प्रोवाइड की तो इससे फ्लो होने वाले करंट के कारण बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू आई एल क्रॉस बी होगी, पर एंगल 90 होने की वजह से इसको आई एल भी लिख सकता हूँ। आई एल हमने यहाँ भी सोल्व किया, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो जो फोर्स मुझे मिला रिटार्डिंग फोर्स या इसके मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स वो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर लगा। अब आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर उसको मैं कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहता हूं तो मुझे इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आंसर है v की डायरेक्शन में मुझे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वायर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। वन मोर थिंग, आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको पावर सप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप पावर सप्लाई कर रहे हो उस पावर की वैल्यू की बात की जा सकती है। अब मैंने इसको कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए v की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो मैंने कितनी पावर सप्लाई की एफ डॉट वी, और v और f दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे थ्रू लगाया गया फोर्स राइटवर्ड है ना। जो वायर में फ्लो होने वाली करंट की वजह से फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, उतना ही फोर्स मुझे राइटवर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो v की डायरेक्शन में लगाया, इसलिए मेरा लगाया गया फोर्स और v एक ही डायरेक्शन में था, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो एफ डॉट वी को मैं एफ भी लिख सकता हूँ, एफ हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर लगने वाला जो फोर्स पावर जो उसकी सप्लाई करेगा एक्सटर्नल एजेंट, उसकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इससे फ्लो होने वाली करंट की वजह से थर्मल पावर कितनी जा रही है, यानी पावर कितनी वेस्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे आई स्क्वायर इंटू आर कर दोगे। आई हमारा ये रहा, अब इसको आई स्क्वायर इंटू आर करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, अगेन विल गिव बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो थर्मल पावर भी पूछी जा सकती है, रेजिस्टेंस से कितनी पावर लॉस हो रही है उसकी बात की जा रही है, एक्सटर्नल एजेंट कितनी पावर सप्लाई कर रहा है टू मेंटेन द स्पीड कांस्टेंट वो भी बात की जा सकती है। तो ये सारे सवाल इस पे बनते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग केस था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपके नीट के सवाल सही होंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कि इमोशनल ईएमएफ पे ही बेस्ड है। पहला एग्जांपल ये हमारा कि हमारे पास हमारा एक एरोप्लेन है, एक फिक्स हाइट पे फ्लाई कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, हाइट वेरी नहीं करेगी, फिक्स हाइट फ्लाई कर रहा है, और वो जिस जगह फ्लाई कर रहा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल होता है। तो हमसे कहा जाता है कि प्लेन की जो स्पीड है वो 1080 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कंफर्टेबली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मिलेगा 300 मीटर पर सेकंड। अब प्लेन के जो विंग्स का जो स्पान है, यानी प्लेन के विंग्स के जो एंड पॉइंट है उनके बीच का जो लेंथ है वो आपको 40 मीटर गिवन है। प्लेन इज फ्लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट विच magnetic field yani vertical magnetic field is given 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. If wing span of the plane is 40 meter, find out induced EMF across the ends of the wings. हमें पता है ये प्लेन है, सपोज प्लेन ऐसे उड़ रहा है। अब प्लेन के जो विंग्स है उनके बीच का जो लेंथ है वो 40 मीटर गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये फील्ड लाइंस को कट करेगा, और कट करेगा तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे वी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है वी, ये एल है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। ऐसे केस के अंदर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बच्चों इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या मिलेगी, बी एल वी, बी को हमें वर्टिकल लिखना है, हमें वैल्यू पुट करनी है 1.75 into 10 to the minus 5। एल 40 मीटर था, वी 300 मीटर पर सेकंड आया, सॉल्व करने पे मिला 0.21 वोल्ट। तो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द विंग्स। अब एक और यहाँ सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लो मैं इन दोनों विंग्स को, विंग्स का जो फ्री एंड है उसको मैं किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, या किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ कर बल्ब जोड़ दिया तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। तो अगर मैं विंग्स के एंड को बच्चों कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो आपको पता है कि जितना इंड्यूस ईएमएफ विंग्स के एंड के बीच में होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टिंग वायर के टर्मिनल के बीच में भी होगा, और दोनों की पोलरिटी सेम आई। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसी बैटरी जिनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हमने उनको रिवर्स पोलरिटी के साथ जोड़ दिया, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ सेम आएगा, तो नेट इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम प्लेन जो है वो उड़ रहा है तो उसके एंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ बीएल भी हो गया,
किसी कंडक्टिंग वायर को जोड़ दिया यहाँ पर। अब कंडक्टिंग वायर के जोड़ दो उसको किसी भी रैंडम शेप का वायर, उसकी इफेक्टिव लेंथ इतनी मानी जाएगी जितने एंड पॉइंट्स हैं विंग्स के। तो वो एक नया कंडक्टर आ गया जिसकी इफेक्टिव लेंथ एंड पॉइंट ऑफ द विंग्स ही होगी, जिसकी जो विंग्स के एंड पॉइंट का जो लेंथ है उतना ही लेंथ माना जाएगा, चाहे किसी भी शेप का वो वायर हो। तो उसके अक्रॉस भी इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो ये एंड अगर पॉजिटिव है तो उसका ये एंड पॉजिटिव ही होगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा नेट वो जीरो आएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक सवाल हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म 90 गिवन, इसके अंदर एक फिक्स्ड यू शेप लूप है। उस फिक्स्ड यू शेप लूप के ऊपर एक रेलिंग जो है, इस तरह की रेलिंग, उस पर एक वायर से स्लाइड करता हुआ गिर रहा है। जब वायर स्लाइड करता हुआ गिर रहा है ऐसे, तो आपसे कहा जाता है कि आफ्टर सम टाइम इफ वायर अटेन कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, जैसे ये इस तरह गिरेगा, जब इस तरह से गिरेगा तो आपको पता है कि v नीचे था b अंदर था, तो v क्रॉस b ऐसे आएगा, है ना। v नीचे था b अंदर था तो v क्रॉस b इधर आएगा, यानी ये वाला लाइन पॉजिटिव बनेगा, वो लाइन नेगेटिव बनेगा। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ करंट फ्लो होगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, जो इंड्यूस करंट आएगी वो लेफ्ट टू राइट आएगी, हमें पता है वो BLV/R होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B के अकॉर्डिंग L क्रॉस B के अकॉर्डिंग इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा, और हमें पता है इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब सवाल हम पढ़ लेते हैं एक बार। होल प्लेन इज इन वर्टिकल प्लेन इफ मास ऑफ द रोड इज m, फाइंड आउट टर्मिनल वेलोसिटी गेन बाय द रोड। हमने ये मान लिया पूरे के पूरे सिस्टम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है। तो आप क्या जान पा रहे हैं यहाँ पर कि ये V नीचे था B अंदर था, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा अकॉर्डिंग टू L क्रॉस B हम निकाल सकते हैं, हम बात कर चुके हैं। और I की वैल्यू हमने BLV/R निकाली, जिसको हम सोल्व कर लिया अभी, इससे पहले वाला आर्टिकल में बात कर चुका हूँ। V²L² V/R इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। जब ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, बेसिकली होगा क्या, इनिशियली mg तो बड़ा ही होगा, और जब ये गिरना शुरू करेगा तो इसका v कम होगा, तो ये वाला फोर्स कम होगा, जब ये वाला फोर्स कम होगा तो नीचे एक्सेलरेट होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो v बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। एक कंडीशन आएगी जब ये फोर्स जो है ऊपर लगने वाला फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, तब ये कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेगा। तो जब कांस्टेंट स्पीड अटेन करेगा तो ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर कर देना है, और यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल बी +1 mgr/b² बाय mgr/b²L² इज द आंसर टू द क्वेश्चन, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे कंडक्टिंग रिंग दे दी है, ये कंडक्टिंग रिंग है, और इस पूरे के पूरे प्लेन के अंदर B इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड B यूनिफॉर्म है। अब इस कंडक्टिंग रिंग के सेंटर से फिक्स करके हमने एक रोड रखी हुई है, जिसका रेजिस्टेंस, रोड का इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉल r और लेंथ L है। साथ ही साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, जो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में कनेक्टेड है, यानी सेंटर से और कंडक्टिंग रिंग के सर्कमफेरेंस पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये एंड इस रोड का और रेजिस्टेंस का एंड ये भी कनेक्टेड है। फिर हम इस रोड को जब ऐसे घुमाते हैं तो हमसे कहा जाता है इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। हमें पता है जब रोड को हम ऐसे घुमाएंगे बच्चों, तो इसके टर्मिनल्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगा, जिसकी वैल्यू होगी हाफ BL² ओमेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट की इससे पहले वाले आर्टिकल में। तो ये जो रोड है ऐसी सेल की तरह काम करेगी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जो हमें गिवन था, इसका ईएमएफ बनेगा हाफ BL² ओमेगा, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क कुछ ऐसा बनेगा। आप देखिए ये तो एक सोर्स बन गया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था यहाँ, ये भी कंडक्टिंग वायर है और ये भी कंडक्टिंग वायर है। तो इस कंडक्टिंग वायर और इस कंडक्टिंग वायर को मैं सिंगल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो दोनों कंडक्टिंग वायर दोनों एंड्स के बीच में यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि पूरी रिंग कंडक्टिंग थी। इसलिए इस वाले पूरे के पूरे वायर को और इस पूरे के पूरे वायर को मैं सिंगल वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बैटरी है इसको करंट सप्लाई करेगी आई, तो वही करंट यहाँ से जाएगी और लूप में से करंट पास होगी। तो इस करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इंड्यूस ईएमएफ था उसकी वैल्यू हाफ BL² ओमेगा मिली, नेट रेजिस्टेंस मिला बच्चों R+R, तो E/R+R इज द करंट। फिर हमने E की वैल्यू पुट कर दी BL² ओमेगा/2, तो हमें आंसर मिल गया। दिस इज द करंट पासिंग थ्रू दी रेजिस्टेंस। करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो होगी। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेंगे। आगे हम बात करते हैं EMI के दूसरे आर्टिकल से। थैंक यू।